Hello friends, so we are back with the lecture of MPPSC Economy Previous Year Questions. As promised, we are back with part 2. चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं 2015 ऑनवर्ड्स हमें देखना है। उससे पहले के क्वेश्चन 2019 से 2016 तक हम कर चुके हैं। अब हम 2015 ऑनवर्ड्स करते हैं। देखिए 2015 में 9 क्वेश्चन आए हैं, तो काफ़ी वेटेज बढ़ता जा रहा है इकोनॉमी का और काफ़ी वोल्टाइल अप्रोच है, लेकिन वेटेज कई बार बहुत हैवी रहा है इकोनॉमी का। सो प्लीज़ फोकस ऑन इकोनॉमी एज वेल व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इट आस्क्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? हु पब्लिशेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस, जो कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हैं, ये बहुत फेवरेट टॉपिक रहे हैं इन एमपीपीएससी के इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में क्वेश्चंस के लिए। तो इन्हीं दोनों में से एक आंसर है, और टू बी प्रिसाइज इस क्वेश्चन का आंसर है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉन आईएमएफ। आईएमएफ जो है वो जारी करता है सिर्फ और सिर्फ दो रिपोर्ट। एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और दूसरी है ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो याद रखिएगा ये दो रिपोर्ट के बारे में जब भी आपसे क्वेश्चन आए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट या ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये कौन जारी करने वाला है? आईएमएफ, हिंदी वालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहा है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा किससे संबंधित है? मैत्री एक्सप्रेस, जैसे कि नाम बता रहा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच तो हो ही नहीं सकती। मैत्री एक्सप्रेस है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी सर्विस है वो समझौता एक्सप्रेस के नाम से है, ना कि मैत्री। तो मैत्री एक्सप्रेस की बात करें वो किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। पहले देख लीजिए एचडीआई पब्लिश कौन करता है। ये पब्लिश करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या क्या कंसीडर करता है जब ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंसीडर करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब कोई भी किसी भी जगह की जब वो एचटीआई निकालता है, तो वहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरह कंसीडर करता है। तो पहला पॉइंट जो एचडीआई में कंसीडर किया जाता है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है। तो पहली चीज हो गई हेल्थ। दूसरी चीज ये कंसीडर करता है एजुकेशन, शिक्षा। तो हेल्थ हो गई, शिक्षा हो गई, और तीसरी होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इन तीन चीजों के बेस पे एचडीआई पब्लिश करता है। एचडीआई पब्लिश होती है, जो कि पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी। तो हम देख सकते हैं हमें क्या क्या पता चला। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि स्वास्थ्य है, एजुकेशन जो कि शिक्षा है, और जीवन स्तर जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिफाइन करता है। तो ये कौन डेवलप करता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के बेस पे कौन सी इंडेक्स या सूचकांक पब्लिश होता है? वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन पब्लिश करता है? वो पब्लिश करता है यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी पब्लिश कर रहा है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से हमें करनी है। इनमें सारी पंचवर्षीय 12 पंचवर्षीय योजना, आपको सबका ऑब्जेक्टिव, मोस्टली ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, और कौन सी किस मॉडल, पहली और दूसरी का तो ये पता होना चाहिए किस मॉडल पे आधारित है। तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसका सही आंसर है आंसर ए, गरीबी हटाओ। पहली पंचवर्षीय योजना हैरड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। दूसरी, जिसमें हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर और डैम्स पे। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो थी पीसी महालनोबिस या कैलकाटा प्लान मॉडल पे, और इसमें फोकस हमारा हो गया था, लेटरल शिफ्ट था सीधे कहाँ पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। थर्ड पंचवर्षीय योजना उसी को रिफाइन किया गया और इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पंचवर्षीय योजना पे आते आते हमारा ध्यान कहाँ पहुंचा? गरीबी हटाओ पे। तो इसका करेक्ट आंसर है गरीबी हटाओ। अब ये देखिए फिर से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी पंचवर्षीय योजना, तो ध्यान दीजिएगा पंचवर्षीय योजना पे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कई बार कह चुका हूँ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? सेकेंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका करेक्ट आंसर है महालनोबिस मॉडल, या इसे कैलकाटा प्लान भी कहा जा सकता है। तो ये मॉडल है पीसी महालनोबिस।
ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पे कौन सी है, सेकेंड। ठीक। और जो हैरेड डॉमर मॉडल है इस पे हमारी है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। ठीक है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है, हैरेड डॉमर मॉडल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। ये इसका रिलेशन विदेशी व्यापार का भुगतान मतलब फॉरेन पेमेंट से रिलेटेड है, फॉरेन बिजनेस पेमेंट से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है मतलब हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो अगर हमें सस्टेनेबली इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हमें कुछ इस तरह से डेवलपमेंट करना होगा कि हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करें विदाउट हैम्परिंग द इनपुट्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। हमें हैम्पर नहीं करना अगली जनरेशन की जो नीड्स की चीज़ें हैं, उनको जो इनपुट चाहिए हम उन्हें हैम्पर किए बिना जब हम अपनी करंट जनरेशन की इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करेंगे तब उसे कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सतत आर्थिक विकास। तो इसका ऑप्शन है बी, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना। ये क्या है, सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात आती है नाबार्ड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये रही आपकी नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास। ये एक बैंक है, इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 12782। ठीक है, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। देख लीजिए, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई है और इसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये है नाबार्ड। अब हम देखते हैं सतत विकास का आधार है। देखिए, सतत विकास के बारे में हम बात कर चुके हैं, अपनी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की ज़रूरतों को ख़त्म ना कर देना, भविष्य के लिए जो इनपुट्स हैं, जो आवश्यकता की वस्तुएं, उनको बिना ख़त्म किए अपनी चीज़ों का विकास करना। और ये सवाल एमपीपीएससी ने कैंसिल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि कोई भी एक ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं 2014 की तरफ। 2014 में देखिए फिर से 4 क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वही नेशनलाइजेशन कब किया गया, 14 बैंक का 1969 है इसका आंसर। 1969 में हमने 14 बैंकों का किया था, फिर 1980 में हमने बची हुई 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 का आधार मानते हुए औद्योगिक विकास दर कितनी थी। इसका करेक्ट आंसर 4.5% है, लेकिन ये अभी आपके लिए कोई रिलेवेंस का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम इसको जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया। मतलब देखिए, सोशलिस्ट जो हमारा जो ट्रेंड रहेगा, वो कब कौन सी पंचवर्षीय योजना में उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया। तो देखिए, हमारी पंचवर्षीय योजना 1951-52 से चालू है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ 5 ईयर प्लान। इंदिरा गांधी के समय जब फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था, उसमें हमने सोशलिस्ट डेवलपमेंट की बात की थी, समाजवादी ढांचे की हम बात करते हैं, सोशलिस्ट ढांचे की। और हमें आपको ये भी एक बात याद हो कि प्रियम्बल में सोशलिस्ट या समाजवादी शब्द किसके दौर में इंक्लूड किया गया था, तो वो था इंदिरा गांधी। तो आप इससे भी थोड़ा सा कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी के समय कौन सा 5 ईयर प्लान आया था, फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था। और इसी 5 ईयर प्लान में हमने सोशलिस्ट जो वर्ड है उसे इंक्लूड भी किया था प्रीएम्बल में, और प्लस एट द सेम टाइम हमने सोशलिस्ट मॉडल की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ा दिया था। ठीक है। तो ये वाला जो 5 ईयर प्लान है 69 से 74, मतलब इंदिरा गांधी का ही दौर था, 69 से 74 के दौर में आया था। अब हम बढ़ते हैं 2013 की तरफ। 2013 में फिर से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950, 1950, 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी।
और इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कौन होता है भारत का प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष मतलब इसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, इट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? नवरत्न में अभी प्रेजेंटली इंडिया में जनवरी 2020 का मैं लास्ट डाटा आपको बता सकता हूँ। हमारे पास 14 नवरत्न, 73 मिनी रत्न और 10 महारत्ना कंपनी। अब क्या किस बेस पे हमारा डिवीजन होता है? हमारा डिवीजन होता है, हमारा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। कितना ये रेवेन्यू देती है गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने इन्हें क्लासिफाई कर रखा है, मिनी रत्न, नवरत्न एंड महारत्न। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर था BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तब किस में आती थी ये? तब एक नवरत्ना में आती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का बड़ा स्रोत है? सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहाँ से करती है इंडिया? चाइना। हमेशा से हम चाइना से ही मैक्सिमम इंपोर्ट लेते आए हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब किया गया? अब देखिए, नेशनल प्लानिंग कमीशन तो 15 मार्च 1950 को आया, लेकिन नेशनल प्लानिंग कमेटी की हम बात करें तो इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1938 में। किसकी चेयरमैनशिप में? सुभाष चंद्र बोस की चेयरमैनशिप में 1938 में हरिपुर सेशन हुआ था। कौन सा सेशन हुआ था? हरिपुर, हरिपुर सेशन। ठीक है, हरिपुर सेशन जो हुआ था 1938 में, उसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी। और इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा हाथ था वो था मेघनाथ शाह का। इनके बारे में आप ज़्यादा नहीं सुनते होंगे, लेकिन मेघनाथ शाह थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को मनाया था नेशनल प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश करने के लिए, और उसी सेशन, हरिपुर सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश कर दी थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ले क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस के चेयरमैन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस सेशन के चेयरमैन थे, इसलिए वो नेशनल प्लानिंग कमेटी को हेड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए नेशनल प्लानिंग कमेटी हेडेड बाय whom? इट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को फिर सुभाष चंद्र बोस ने मनाया था कि आप एक काम कीजिए, आप नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैनशिप कीजिए। क्योंकि मैं इसका चेयरमैन हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसलिए मैं उसका चेयरमैन नहीं हो सकता हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जवाहरलाल नेहरू नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे, और वो काफ़ी प्रभावित हुए थे प्लानिंग के इस कॉन्सेप्ट से। इसलिए 1950 में जो प्लानिंग कमीशन बना था वो एक ब्रेन चाइल्ड माना जाता है नेहरू का, लेकिन इसके पीछे जो मेन ब्रेन है वो है मेघनाथ शाह का और सुभाष चंद्र बोस का। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय की रूपरेखा तैयार करने के में सम्मिलित था? अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत तो आपको पता होगा, जयप्रकाश नारायण सूर्योदय योजना से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण, ये सब सर्वोदय से ही रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बीइंग स्टार्टेड इन 1951-52। ठीक है, 2012 में 6 क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहा है? तो इसका आंसर है NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ऑप्शन डी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, पानी से बिजली बना रहे हैं, NHPC। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? RBI इशूज करेंसी इन टर्म्स ऑफ कीपिंग सिक्योरिटी ऑफ व्हाट? क्या सिक्योरिटी रखता है आरबीआई जिसके रिजल्ट में वो करेंसी इशू करता है? मतलब कुछ कोलेट्रल रखता है ना आरबीआई, तो वो कोलेट्रल किस चीज का होता है? तो कोलेट्रल होता है गोल्ड का। बुलियन, गोल्ड रखता है अपने पास, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ करेंसी वो इशू करता है। आखिरी पंचवर्षीय योजना का सवाल है, निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है? 12 से 17, इसके बाद प्लानिंग कमीशन खत्म, 5 ईयर प्लानिंग खत्म। मतलब ऑफिशियली, मतलब आप 5 ईयर प्लान तो अब नहीं देखेंगे। ठीक है, अब नीति आयोग प्लानिंग कर रही है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किससे? इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कौन निकालता है? तो वो निकालता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई भारत का नेशनल बैंक है ना, मतलब केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है ना, नेशनल बैंक नहीं है, सॉरी, सेंट्रल बैंक है ना आरबीआई।
अब आरबीआई के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। और ये किस एक्ट के तहत? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ये छोटे से बिट्स और बिट्स फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? इनमें से कौन सा पीएसयू नहीं है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो हमें इतना तो पता भैया, एनटीपीसी है, सेल है, बीएचईएल है, टिस्को टाटा की है भैया, तो टिस्को तो नहीं है। पीएसयू तो प्राइवेट ओनरशिप है। अब 2010 में देखते हैं दो क्वेश्चन। भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? तो देखिए, प्लानिंग कमीशन ने लास्ट अकाउंटेड जो डेटा है वो 2011-12 का है अभी तक, जो कि हम कोट कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल डेटा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उसके तहत जो तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के मतलब तेंदुलकर कमेटी ने डिफाइन किया था कि हु इज कंसीडर्ड टू बी बीपीएल, कौन बीपीएल कंसीडर किया जाएगा भारत में शहर और गांव में। तो उसके हिसाब से आपका आंसर है 21 पॉइंट, आप याद रखिएगा 21.92%। कितने परसेंट? 21.92%। आपको ध्यान में क्या रखना है, कितने परसेंट है? 21.92% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है इंडिया की, एज पर कितना? 2011-12 के स्टैट्स बाय प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो इसका आंसर अभी आपको करंट पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, इसका आंसर 21.92 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मॉडर्न इकोनॉमी का फाउंडिंग फादर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इकोनॉमिशियन। सबसे इन्हें बहुत बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता है, इकोनॉमिस्ट माना जाता है एडम स्मिथ को, और एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। 2009 पे आते हैं, सिर्फ 3 सवाल आए हैं, देखते हैं। संवेदी सूचकांक में निम्न प्रतिभूतियां होती हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं, जो इंडेक्स होता है, जो सेंसेक्स बीएसई का इंडेक्स है, उसमें कितनी कंपनीज हैं ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर है 30। जो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, उसमें कितनी कंपनियों को मिला के हमने इंडेक्स बनाया, तो इसका आंसर इज 30 कंपनीज को हमने मिला के एक इंडेक्स बनाया है, जो कि सेंसेक्स है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडिकेटर है। ठीक है। बीमा के क्षेत्र में कितने परसेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? तो जब ये क्वेश्चन आया था तब इंडिया में सिर्फ 49% था। अभी मेरे ख्याल से 100% हो गया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिर भी मेरे ख्याल से अभी एफडीआई 100% है इंश्योरेंस सेक्टर में, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तब 49% एफडीआई हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवरत्न स्टेटस संबंधित है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नवरत्ना कौन सी कंपनीज हैं? दे आर द पीएसयू, दीज आर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज हैं ये। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल कम बैक विद द रिमेनिंग पार्ट 3 विच विल बी द कंक्लूसिव पार्ट। तो बचे हुए जो साल के क्वेश्चंस हैं वो हम अगले पार्ट में लेके आने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हो चुके हैं उसे डू रिवाइज। और आपको कुछ भी अगर इसमें कमी लगती है या कुछ और आप चाहते हैं कि हम इंक्लूड करें वीडियो में, प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर बियरिंग विद अस।